नमस्कार एंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे, मौर्य वंश के बारे में हम जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास बीच में छूट गई थी, तो उसी का सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो हमने जो सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो सम्राट अशोक थे वो 269 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था और ये बिंदुसार के पुत्र थे और मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक थे सम्राट अशोक। और एक जनश्रुति के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। और अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रियम और देवा नाम प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो इससे आगे आज हम करेंगे। जब अशोक कलिंग युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे, उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो कलिंग युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी जानकारी हमें जो अशोक के अभिलेख थे वो 13वें अभिलेख में हमें उसके बारे में पता चलता है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय हुई थी। जो कलिंग था उसका शासक नंदराज था और जो कलिंग जो देश था उस समय पर हाथियों के लिए बहुत ही फेमस था। हाथियों वहाँ के हाथी बहुत ही प्रसिद्ध थे, तो उसके लिए सम्राट अशोक ने कलिंग जो अभियान था वो चलाया था और कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा मात्रा में नरसंहार हुआ था। तो इस वजह से फिर कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने वर्ष में ये एक सेकंड रुकिए। जो कलिंग युद्ध है राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात हुआ था और इसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस युद्ध के बाद भौतिक विजय की नीति को त्याग के भेरी घोष के स्थान पर उन्होंने धम्म घोष की नीति अपनाई थी, जिसमें सांस्कृतिक विजय की नीति को मुख्य माना गया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और बौद्ध जो धर्म का प्रचार करने के लिए महामात्र की नियुक्ति भी सम्राट अशोक ने की थी। और 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहाँ पर उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे थे, जहाँ पर उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में अपने जो अधिकारी थे उनको भेजा था, जिन्हें धर्म प्रचारक या धर्म महामात्र कहा जाता है। अशोक ने बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाया था। जो तीसरी बौद्ध संगति थी, तीसरी बौद्ध सभा थी, उसका आयोजन करवाया था पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। और इस समय पर जो जैसे सुत पिटक थे, सुत पिटक जो पिटक थे, 3 पिटक थे, त्रिपिटक थे, उसमें सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो जो अभिधम पिटक था उसका संकलन का जो कार्य है वो भी सम्राट अशोक ने करवाया था। तो फिर आगे है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लासेस में हमने यहाँ तक किया था। जो अशोक के अभिलेख हैं उनको 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने उसके बारे में बताया था। और अशोक के बारे में जैसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी, जैसे अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था और अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो प्राप्त की थी। और साथ ही वो जो आजीविक थे उनके लिए इन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें कर्ण चौपाड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था। और अशोक की माता का नाम शुभद्रंगी था, जो एक ब्राह्मण की पुत्री थी। और अशोक की पत्नियां थी वो असंधमित्रा और कारुवाकी थी। कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। जो अशोक और कारुवाकी का पुत्र था वो तीवर था। और अशोक की एक अन्य पत्नी थी वो नागदेवी थी, जिससे महेंद्र और संघमित्रा पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था, जो बाद में फिर धर्म प्रचार के लिए जो श्रीलंका में गए थे। फिर अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात है अपना एक धर्म चलाया था। जो कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय है वो परिवर्तित हो गया था और उसने भविष्य में हिंसा न करने की नीति अपनाई थी और अहिंसा की नीति को अपना लिया था और बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की थी। और एक नए मत का संस्थापक अशोक बन गया था, जिसे अशोक का धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म के मुख्य जो सिद्धांत थे वो थे कि भाई बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए और सत्य भाषण, हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए, दान करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, धार्मिक सहनशीलता होनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए और मनुष्य के कर्म है वो शुभ होने चाहिए। तो ये अशोक के जो धर्म थे उसके मुख्य
सिद्धांत थे। फिर है जो सम्राट अशोक था, उसने अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी बना रखी थी। तो जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वो कैसा था, तो मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो मयूर या मोर था। और सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें जो भाब्रू अभिलेख है वो सबसे बड़ा अभिलेख है। और मौर्य प्रशासन है, सत्ता का जो केंद्रीयकरण है वो राजा के हाथ में था, लेकिन फिर भी राजा है वो निरंकुश नहीं था। राजा शीर्ष पर था लेकिन निरंकुश नहीं था, मतलब वो जनता की जो भावनाएं हैं उनको सिरोपरि रखता था। राजा धर्म प्रवर्तक भी था, सामाजिक व्यवस्था का संचालक भी था। ये सभी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है। फिर शीर्ष अधिकारी कौन कौन थे। तीर्थ विभाग अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन है। नगद वेतन दिया जाता था इन्हें, और इन शीर्ष अधिकारियों में मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि आते थे। युवराज जो राजा का बड़ा पुत्र होता था उसे युवराज कहते थे, और वही जो इन फ्यूचर फिर सम्राट बनता था। अगला है संदेशवाहक। संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो संदेश लेकर जाते थे, ये संदेशवाहक होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। ये मुख्य अधिकारी होते थे। मुख्य अधिकारी में सन्निधाता होता था जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाते थे। समाहर्ता ये कर संग्राहक होता था, जो टैक्स वगैरह है वो इकट्ठे करता था। साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था, जिसमें अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिणापथ और उत्तरापथ थे। और ये कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया था, मतलब प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व है। सबसे पहले है राजा। राजा जो पूरे राज्य का, पूरे देश का स्वामी होता था। फिर सचिव होता था जिसे अमात्य कहते थे। क्षेत्र जिसे जनपद कहते थे। 4 नंबर पर किला होता था जिसे दुर्ग कहते थे। और खजाना, खजाना जिसे कोष कहते थे। सेना, सेना कहते थे। और मित्र, मित्र होता था। तो ये सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य के द्वारा। फिर कौटिल्य के 4 स्रोत, कौटिल्य ने के अनुसार विधि के 4 स्रोत हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। कहीं भी कानून कायम रखने के लिए, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए या तो धर्म के द्वारा कानून स्थापित किया जा सकता है, या व्यवहार के द्वारा, या चरित्र के द्वारा, या राजाज्ञा के द्वारा। फिर समष्टाध्यक्ष किसके लिए होता था? बाजार के लिए। नवाध्यक्ष जहाज़ों का हिसाब रखने के लिए। शुल्काध्यक्ष सीमा शुल्क के लिए। धम महामात्य धर्म के पालन की जांच के लिए। और अश्वाध्यक्ष होते थे घुड़सवार या सेना के अधिकारी होते थे। तो ये कुछ अध्यक्ष होते थे अलग अलग जगह पर। जो प्रांतीय जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था के अंदर फौजदार होता था, वो प्रदेष्टा या कंटक शोधन, दीवानी व्यवहारिक या धर्मस्थानीय, जिला न्यायालय रजूक, गोप हिसाब का लेखाकार होता था। अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार होता था। और नगरक शहर प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता। और सीताध्यक्ष होता था कृषि का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष होता था जो जमीन, जो कृषि की भूमि थी उससे जो हमें कर मिलता था, टैक्स मिलता था, उसे हम बोलते थे सीताध्यक्ष। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत सबसे बड़ा होता था। फिर प्रांतों के अंदर मंडल थे, मंडलों के अंदर जिला था, और जिले के अंदर ग्राम थे। और ग्राम था वो सबसे छोटी इकाई होती थी, ग्राम होती थी, और सबसे बड़ी इकाई होती थी वो प्रांत होती थी। और जिले का जो अधिकारी होता था उसे प्रादेशिक रज्जुक या युक्तक कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई होती थी, उसका प्रधान होता था ग्रामिक या ग्रामिका। और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। तो ये इसके जो न्याय व्यवस्था और न्यायालय या प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला है फिर मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन था। तो ये प्राच्य प्रदेश है, इसमें कलिंग है, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तो ये प्राच्य प्रदेश थे, और इनकी जो मुख्य राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। फिर उस समय पर जो मौर्य साम्राज्य की जो नगर व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो जो प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत था मैग्स्थनीज, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात का वर्णन किया है कि मैग्स्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। एस्ट्रोनोमई नगर का प्रमुख होता था। एग्रोनोमई जिले का अधिकारी होता था। और नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों के समूह द्वारा संचालित होता था, जिसमें 6 समितियाँ होती थी, और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे। तो टोटल 30 सदस्य होते थे, और 6 समिति होती थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
और ये 5 समिति, इनके क्या क्या कार्य होते थे। पहली समिति होती थी, उसका था जल सेना की व्यवस्था करना। दूसरी जो समिति थी, यातायात और रसद की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना। जो तीसरी समिति थी, पैदल सैनिकों की देख रेख करती थी। चौथी समिति थी, वो अश्वरोही या जो घुड़सेना थी उसकी देख रेख करती थी। और पंचमी समिति थी, वो गज सेना या हाथियों की सेना की व्यवस्था देखती थी। छठी जो थी, वो रथ सेना की व्यवस्था देखती थी। तो ये समितियाँ थी, 6 समितियाँ थी और प्रत्येक के अंदर 5-5 सदस्य थे। फिर प्लिनी के अनुसार, जैसे सैन्य प्रशासन जो था, सैन्य छावनियों को गुल्म कहते थे और सैनिकों के वेतन को गुल्मदेह बोलते थे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये शब्दावली थी, गुल्म और गुल्मदेह। और जो प्लिनी एक दार्शनिक था, इसने बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर 6 लाख पैदल सिपाही थे। जो सेना थी, सेना के अंदर 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 अश्वचालित रथ या जो घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथ थे वो थे। ये सेना थी मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्यकालीन ये सैन्य प्रशासन था कि इसकी 6 समितियाँ थी। 6 समितियों के अंतर्गत 5-5 सदस्य थे और सैन्य प्रशासन में छावनियों को गुल्म कहते थे और गुल्म के वेतन को गुल्मदेह कहते थे। और ये इसकी टोटल जो सेना थी वो बता रखी है कि 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 अश्वचालित या अन्य स्रोत थे। फिर मौर्यकालीन जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये उसके बारे में बताया गया है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार, जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उसके अनुसार इसमें 18 विभागों का उल्लेख किया गया था। मौर्यकालीन जो 18 विभाग थे उनका वर्णन किया गया था। और मौर्यकालीन में चांदी की आहत या मुद्राएं चलती थी जिन पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की जो आकृति है वो अंकित होती थी। एक इसमें जो खेती करते थे वो उपज का 1/6 भाग राजा को टैक्स के रूप में देते थे। और बलि एक प्रकार का भू राजस्व होता था। और राजकीय भूमि से, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि सीताध्यक्ष वो होता था जो राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे और उसका जो अध्यक्ष था उसे हम सीताध्यक्ष कहते हैं। और भारत का व्यापार भी रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि अन्य देशों के साथ होता था। फिर है इसमें जो राजकीय मुद्रा थी, मौर्यकालीन जो राजकीय मुद्रा थी वो पण थी। लेकिन उस समय पर मौर्य काल में चांदी की मुद्राएं थी, चांदी की हाथ मुद्राएं भी थी, जो अभी मैंने बताई है कि जिनके ऊपर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र आदि अंकित थे। लेकिन उनकी जो राजकीय मुद्रा थी उसे पण कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन जो राजकीय मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था, पण कहा जाता था। इन्हें आहत या पंचमार्क मुद्राएं भी कहा जाता था। ये चांदी की बनी होती थी, इन पर मोर, पर्वत, अर्धचंद्र अंकित थे। इन्हें करसार्पण या धरण भी कहा जाता। करसार्पण चांदी का सिक्का तथा धरण कहा जाता था। काकणी और अर्ध काकणी, जो करसापण और धरण है वो चांदी के सिक्के होते थे और काकणी और अर्ध काकणी है वो तांबे के सिक्के होते थे। तो ये भी अगर एग्जामिनर ज़्यादा डीपली पूछ लेता है कि काकणी और अर्ध काकणी के किस धातु के बने होते थे, तो तांबे के। और जो आहत मुद्राएं थी वो किससे बनी होती थी, वो चांदी से बनी होती थी। फिर कर के रूप में, कर टैक्स कैसे दिया जाता था, उपज के चौथे भाग से छठा भाग कर के रूप मूल्य को दिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। और प्रमुख जो बंदरगाह थी, जो बड़ौच थी और ताम्रलिप्ति थी, बड़ौच पश्चिम में थी और ताम्रलिप्ति पूर्व में अवस्थित थी। ये प्रमुख हमारी जो उस समय की बंदरगाह थी। फिर अगला है मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी। मैक्सनीज जो इंडिका का लेखक है उसने बताया है कि भारतीय समाज है वो 7 वर्गों में विभाजित था। भारतीय समाज को उसने 7 वर्गों में विभाजित बताया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक और गुप्तचर, अमात्य और सभासद नामक वर्ग आते हैं। स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति इस समय पर दी गई थी कि स्त्रियां पुनर्विवाह भी कर सकती थी और नियोग भी कर सकती थी। सम्भ्रांत घर की जो स्त्रियां होती थी, जो उच्च घरानों की स्त्रियां होती थी, वो घर में ही रहती थी। और कौटिल्य ने इन्हें अनिष्कासिनी कहा है। जो सम्भ्रांत घर की स्त्रियां होती थी उन्हें अनिष्कासिनी कहा। मैक्सनीज स्ट्रेबी ने बताया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जो मैक्सनीज था उसने बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्णकार जातियों का उल्लेख किया है, जिसमें अम्बवष्ट, निषाद, मागध, सुत और वेद आदि आते हैं। तो ये उस समय की है जो सामाजिक व्यवस्था थी।
अगला है ये, जैसे ये एक अभिलेख, एक स्तंभ लेख दिखाया गया है कि जो मौर्यकालीन स्तंभ लेख हैं वो किस तरह के दिखाई देते थे। तो ये उनकी जो लिपि है या भाषा है उस समय की, और इनको पढ़ने में सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने सफलता हासिल की थी। सबसे पहले अशोक के स्तंभों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये मैंने एक इमेज, एक चित्र यहाँ पर आपको दिखाया है। जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ा था। ये अशोक के अभिलेखों की लिपि थी। अगला है मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। जैसे ये मैंने पहले भी बताया है कि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल थे, 30,000 अश्वरोही थे, 9,000 गज सेना थी, गज मीन्स हाथियों की सेना थी, और 8,000 रथ सेना थी। मैक्सनी के अनुसार जो सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था के लिए एक अश्व विभाग की स्थापना की थी जिसमें 30 सदस्य थे। 5-5 सदस्य की समितियाँ, 6 समितियाँ बताई गई थी। उच्च अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। और कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध की बात बताई है। सबसे पहला है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध है वो आमने सामने का युद्ध होता है। भी कोई भी सामने से अगर कोई युद्ध कर देता है तो आमने सामने युद्ध होता है प्रकाश युद्ध। ये कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध का वर्णन किया है। तो पहला है प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध। दूसरा है कूट युद्ध, चालाकी अथवा छलबाजी से युद्ध किया जाता था। और तीसरा है तृष्ण युद्ध, जो अप्रत्यक्ष युद्ध होता है। शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा दिया जाता था, आपस में उनको लड़वा दिया जाता था और फिर उसका फ़ायदा उठाया जाता था। तो 3 प्रकार के युद्ध कौटिल्य ने राजा को बताए हैं कि 3 प्रकार से युद्ध करने चाहिए। ये थी मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। अगला है ये, जैसे ये हमने ये पढ़ लिया है, तो ये हमारा जो मौर्यकालीन है, ये जो समय है वो कंप्लीट हो गया है। मौर्यकालीन जो हमने सैन्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी हमने कवर कर लिया है। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं PYQ, इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये एक सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा इसका आंसर आएगा। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं और इस तरफ इनके ओरिजिनल नाम दिए गए। तो चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, अशोक को किस नाम से जाना जाता था, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था। तो जो आपको सबसे ईजी लगे पहले उसी को मिलाइए। जैसे चाणक्य है, चाणक्य का जो बचपन का नाम है वो विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो D का 4, तो D देखिए किस में D का 4 है, तो जिसमें नहीं है उसको हम पहले ही काट देंगे। तो ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए। फिर है अशोक। अशोक को हम किस नाम से जाना जाता था, तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। तो C का 1। अब देखिए कि C का 1 किस में है, तो C का 1 इस C पार्ट में, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। A का 2। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, सेंड्रो कोट्स के नाम से। और बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है अमित्रघात का मीन्स है शत्रु का विनाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब है शत्रु का विनाश करने वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा C। मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय था, सीता से क्या तात्पर्य था, तो सीता एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थे, अवसर भूमि थी। तो सीता का मतलब था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि थी उससे जो आय मिलती थी उसे हम सीता कहते थे, और इसका अध्यक्ष जो होता था उसे हम सीताध्यक्ष कहते थे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा C। अगला जो क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो जो सांची का स्तूप है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो जेम्स प्रिंसेप था। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो कलिंग विजय का वर्णन है वो हमें अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है कि कलिंग राज के साथ युद्ध किया था, उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये सभी जानकारी हमें शिलालेख 13वें शिलालेख से हमें मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, मैक्सनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो मैक्सनीज एक यूनानी दार्शनिक था जो भारत में आया था, और इसकी जो पुस्तक थी उसका पुस्तक का नाम था इंडिका। मैक्सनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था, तो मैक्सनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किस चीज़ से बना था, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका महल किस चीज़ से बना था, लकड़ियों से बना था। किस चीज़ से बना था, लकड़ियों से बना था। अगला जो क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था, तो कलिंग युद्ध में जो भारी नरसंहार के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपना एक विशेष धर्म चलाया था जिसे अशोक का धर्म भी कहते हैं। और फिर उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को भी विदेशों में भेजा था।
तो इसका आंसर आएगा बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को धारण कर लिया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने लास्ट में फिर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे भूखे प्यासे रहकर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यहाँ पर मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी है, बिंदुसार भी है और अशोक भी है, जबकि अजातशत्रु है वो इस वंश के शासक नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विष्णुगुप्त। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेज दिया था, तक्षशिला में भेजा था और फिर वहाँ का प्रमुख भी उसको नियुक्त कर दिया था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था या देवताओं का प्रिय? तो ये नाम था मौर्य सम्राट अशोक का। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, मौर्य सम्राट अशोक। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने देखे हैं, और जो पिछली क्लास का कुछ पार्ट जो छूट गया था वो भी हमने इसमें कवर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे हम अगली क्लास में अगला टॉपिक लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।